हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी समर्थ ने अर्पिता को मंदिर के सामने खड़ा किया और सामने रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, मैं यहाँ भगवान को साक्षी मानकर अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। इतना बोलकर समर्थ ने मंदिर में रखे हुए माता रानी के श्रृंगार के सामान के पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हुआ। समर्थ की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समर्थ क्या करने वाला है। तभी समर्थ ने सिंदूर की डिब्बी को खोला और उसमें से सिंदूर निकाला और उसकी मांग में भर दिया। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता की मांग भरी, अर्पिता ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मासा, जो अभी तक बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थीं, उनके चेहरे पर 12 बज गए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि समर्थ इस तरह की कोई हरकत करेगा। समर्थ अर्पिता की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और उसने आगे बढ़कर अर्पिता के गाल पर अपना हाथ रखा। अर्पिता ने अपनी आंखें खोलीं और वो समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ उसके बिल्कुल करीब आकर धीमी आवाज में बोला, आज से आप हमारी धर्मपत्नी हैं अर्पिता। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु समर्थ के बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु, मैं अगर अर्पिता से प्यार करता हूँ तो मैं अब हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। मैंने ठीक किया ना? अभिमन्यु अर्पिता की तरफ देख रहा था। अर्पिता ने समर्थ का हाथ कसकर पकड़ लिया और अभिमन्यु कहीं ना कहीं जानता था कि अर्पिता समर्थ के साथ ही खुश रह सकती है। इसलिए उसने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से अपनी पलकें झुकाईं। तभी इप्सिता अर्पिता के पास आकर धीमी आवाज में बोली, अर्पिता, आप खुश हैं ना? अर्पिता ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। वहीं मासा उन दोनों की तरफ गुस्से से घूरते हुए देख रही थीं। तभी समर्थ ने मासा के सामने जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, हम जानते हैं कि आपको हमारा इस तरह से अर्पिता के साथ रहना पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हमें जो सही लगा हमने वही किया। समर्थ की ये बात सुनकर मासा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपने क्या किया है? समर्थ धीमी आवाज में बोला, हम माफी चाहते हैं मासा, लेकिन हमारे पास उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था। हमें जो सही लगा हमने वही किया। मासा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपकी नजर में ये सही है, ये मत भूलिए, अर्पिता पहले से ही शादीशुदा है। मासा की बात सुनते ही समर्थ ने कहा, नहीं मासा, वो शादीशुदा नहीं है, उनका डिवोर्स हो चुका है और अब वो आज से हमारी धर्मपत्नी है। मासा समर्थ पर हाथ उठाने जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु आगे आया और उसने मासा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, 1 मिनट, हमारी बात सुनिए। मासा ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखा और उसे चुप करते हुए कहा, बस अभिमन्यु, बस, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। आप इस महल के राजा बन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। मासा बोल ही रही थीं कि तभी सामने खड़ी पल्लवी और नरेंद्र, जो अभी तक ये सब तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे, नरेंद्र ने पल्लवी के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अपनी बोली बोलना शुरू करो, यही टाइम है इन लोगों को सबक सिखाने का। पल्लवी ने जैसे ही नरेंद्र की ये बात सुनी, वो मुस्कुराई और 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, बस यही सब तो देखने को रह गया था। अब ये लड़का राज परिवार की लड़की के साथ शादी करेगा, और क्यों नहीं, इतनी छूट जो दे रखी है आप लोगों ने इसे। पल्लवी समर्थ की तरफ देखकर ये सारी बातें बोलती जा रही थी। समर्थ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अभी भी अर्पिता के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। तभी अभिमन्यु ने पल्लवी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, चाची सा, हमारे परिवार के बीच में आप ना ही बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। पल्लवी ने कहा, वैसे भी हम तो पहले से ही जानते थे कि अर्पिता के लक्षण ठीक नहीं हैं और अब तो ये बात साबित भी हो गई। ये सब कुछ इन दोनों ने ही मिलकर प्लान करके रखा होगा, वरना इस समर्थ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो इस तरह भाभी सा के सामने अर्पिता की मांग में सिंदूर भर दे और उसे अपनी पत्नी बोल दे। क्यों अर्पिता, यही सब रात में बैठकर प्लान किया है ना? पल्लवी की बात सुनकर अर्पिता ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हैं चाची साहब?
पल्लवी आगे बढ़ी और समर्थ और अर्पिता को घूरते हुए कहने लगी, सच बोल रही हूँ मैं, वैसे भी सच तो हमेशा ही कड़वा होता है। अर्पिता समर्थ की तरफ देख रही थी और पल्लवी की इतनी जली कटी बातें सुनकर वो समर्थ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगी। समर्थ ने अर्पिता के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं अर्पिता, आप इस तरह लोगों के कुछ शब्दों की वजह से हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। आप हमसे प्यार करती हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लीगली हम दोनों अडल्ट हैं और हम एक साथ रह सकते हैं। समर्थ की बात सुनकर अर्पिता एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसने मासा और घर के बाकी सभी लोगों की तरफ देखा। अभिमन्यु मासा को समझाने की कोशिश कर रहा था और वहीं इप्शिता अर्पिता के बगल में खड़ी हुई थी। पल्लवी और नरेंद्र उन दोनों को घूरते हुए देख रहे थे और बुरा भला बोल रहे थे। अर्पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो मासा की तरफ देखने लगी। मासा ने समर्थ की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, समर्थ, आपने अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी मान लिया, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाएंगे आप? क्योंकि आपके घरवालों ने तो साफ तौर पर अर्पिता को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अब कहाँ रहेगी अर्पिता? समर्थ ने जैसे ही मासा की ये बात सुनी, वो अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, अर्पिता हमारे साथ रहेगी मासा। हम अर्पिता को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? हम अपने मम्मी पापा के बिना भी अपना गुजर बसर कर सकते हैं। हमारे पास अपना घर है और हम वहीं पर अर्पिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुनकर मासा ने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। तभी पल्लवी आगे बढ़ी और बोली, अरे ये तो सब कुछ तय करके बैठा हुआ है। हम तो बेकार में ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभिमन्यु, जो इतनी देर से अपनी चाची जी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब अगर किसी ने भी अर्पिता और समर्थ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके पास आई और उसने मासा और अभिमन्यु की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, भाई सा, मासा, हमने हमेशा आप लोगों की बातें मानी है और जब जब जैसा जैसा आपने हमें करने के लिए कहा, हमने वैसा ही किया है। लेकिन अब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है। हम उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। मासा, हमें प्लीज उनके साथ रहने दीजिए, प्लीज। इतना बोलते बोलते अर्पिता वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम अब समर्थ की पत्नी हो और तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। अभिमन्यु ने इतना बोलकर वहीं खड़े घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता का सारा सामान पैक करके लेकर आओ। टू बी कंटिन्यूड। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी पल्लवी आगे बढ़ी और बोली, अरे ये तो सब कुछ तय करके बैठा हुआ है। हम तो बेकार में ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभिमन्यु, जो इतनी देर से अपनी चाची जी की बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अब अगर किसी ने भी अर्पिता और समर्थ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके पास आई और उसने मासा और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, भाई सा, मासा, हमने हमेशा आप लोगों की बातें मानी हैं और जब जब जैसा जैसा आपने हमें करने के लिए कहा, हमने वैसा ही किया है। लेकिन अब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है। हम उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। मासा, हमें प्लीज उनके साथ रहने दीजिए, प्लीज। इतना बोलते बोलते अर्पिता वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम अब समर्थ की पत्नी हो और तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। अभिमन्यु ने इतना बोलकर वहीं खड़े घर के नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता का सारा सामान पैक करके लेकर आओ। अर्पिता समर्थ की तरफ देख रही थी। तभी समर्थ आगे बढ़कर आया और मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हमें सिर्फ अर्पिता से प्यार है। चाहे आप हमारे रिश्ते को ना माने, लेकिन आज नहीं तो कल आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी। हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभिमन्यु ने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। अर्पिता, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम इस घर की बेटी हो और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।
अर्पिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके गले लग गई। मासा ने जब अभिमन्यु को ये बात बोलते हुए देखा तो वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और उन्होंने अब अर्पिता और समर्थ की तरफ से अपनी नजरें फेर लीं। मासा को ऐसा करते देखकर अर्पिता ने माँ की तरफ देखा। अभिमन्यु ने अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे ना में इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, हमें लगता है कि अभी आपको मासा से और कोई बात नहीं करनी चाहिए। समर्थ ने भी अर्पिता को समझाते हुए कहा, हाँ, वैसे भी अभी इस टाइम मासा शायद थोड़े गुस्से में हैं। उनसे अभी अगर हम बात करेंगे तो बात और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता से ये बात कही, अर्पिता बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन उसकी नजरें मासा की तरफ ही थीं। उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो माता के खिलाफ जाकर समर्थ के साथ जाए। तभी अर्पिता के बगल में आकर इप्शिता खड़ी हुई और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए। रही बात मासा की, तो कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आप उन्हें बाद में मना लीजिएगा। इप्शिता की बात सुनकर अर्पिता ने मासा की तरफ से अपनी नजर हटाते हुए इप्शिता के गले लग गई। वहीं अभिमन्यु ने अर्पिता का सारा सामान समर्थ की गाड़ी में रखवाया और उसने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप अर्पिता को लेकर जा सकते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बातें कहीं, मासा अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गईं और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु, जब से आप राजा बने हैं आप हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। पहले आपने इप्शिता को लेकर वो फैसला लिया और अब। मासा अभिमन्यु की तरफ गुस्से से देख रही थीं और वो बिना अभिमन्यु का जवाब सुने ही वहां से सीधे अपने कमरे में चली गईं। अर्पिता ने मासा की तरफ देखा और तभी इप्शिता ने मासा की बात सुनी और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दीजिए अर्पिता, कोई फायदा नहीं है। मासा अभी गुस्से में है, वो आपकी क्या किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने अर्पिता को वहां से ले जाने के लिए कहा। समर्थ ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे महल से बाहर लाने लगा। तभी अभिमन्यु और इप्शिता भी एक साथ महल से बाहर निकले। अर्पिता महल छोड़कर बाहर निकल रही थी और तभी इप्शिता ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। अभिमन्यु ने समर्थ और अर्पिता की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अभी आप दोनों जाइए, कल हम आपसे मिलने आएंगे और समर्थ, अर्पिता का ध्यान रखना। समर्थ ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम उसकी फिक्र मत करो। उसने अर्पिता को कार में बिठाया। अर्पिता जैसे ही कार में बैठी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे इतना इमोशनल होते देखकर अभिमन्यु भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज ऐसा लग रहा है हमने अपनी बहन को फिर से एक बार विदा कर दिया। अर्पिता कार में बैठ गई थी और समर्थ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने तुरंत अपनी कार महल से बाहर निकाल ली। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ, सही तो लग रहा है आपको। अर्पिता इस बार भी यहाँ से विदा हुई है और इस बार उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब वो समर्थ के साथ कम से कम खुश तो रहेगी। अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जैसे ही वो राजमहल के अंदर आया उसकी नज़र पल्लवी और नरेंद्र पर गई और उसने उन दोनों को गुस्से से देखा। अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और वो अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे सीधे रूम में लेकर आ गई। उसने अभिमन्यु को वहीं रूम में लाकर बेड पर बैठाते हुए कहा, क्या बोलते जा रहे थे आप चाचा चाची से? अभी आप उनसे जो कुछ भी बोलेंगे वो उस बात का उल्टा ही जवाब देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इस टाइमिंग में कुछ भी ना कहें। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्शिता वहीं अभिमन्यु के बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, मासा से बात करने कब जाएंगे आप? अभिमन्यु ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी वहां अगर हम गए तो मासा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा नहीं उन्होंने किस तरह से हम पर चिल्लाते हुए हमें गलत ठहराया। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु को शायद ये बात कहीं ज्यादा बुरी लगी थी और तभी उसने उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल था। नंदिनी घर के बाकी सर्वेंट्स के साथ सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और तभी नंदिनी की मम्मी ने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मैंने अपनी कल की टिकट बुक कर ली है, मैं कल वापस मुंबई जा रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उदय नंदिनी की तरफ देखने लगा और उसने कहा,
लेकिन मम्मी, आप अभी तो आई थी, थोड़े दिन और रुकती, और वैसे भी हम भी तो वापस मुंबई चलेंगे ना, और मैंने तो अपनी और नंदिनी का टिकट अभी बुक ही नहीं किया। आपको मुझे बताना चाहिए था, हम एक साथ 3 टिकट बुक कर लेते। जैसे ही उदय ने ये बात कही, उदय के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नंदिनी ने कहा, मम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रही हैं? जैसे ही नंदिनी ने ये सवाल किया, नंदिनी की माँ ने कहा, मैं तुम लोगों को बताने वाली थी, लेकिन इतना बोलते बोलते वो चुप हो गईं। तभी उदय के पापा ने उदय और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अब कोई कहीं नहीं जाएगा। उदय ने जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनी, उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी उदय की मम्मी ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, उदय, जब तुम्हारा घर यहाँ पर है और तुम्हारी कंपनी यहाँ पर है, तो फिर तुम वापस मुंबई क्यों जाओगे? और वैसे भी अब तो हमने नंदिनी को इस घर की बहू भी मान लिया है, तो फिर घर की बहू घर छोड़कर कहीं और रहने क्यों जाएगी? मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम लोग अब यहीं रहोगे। नंदिनी ने ये बात सुनी और वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तभी उदय ने अपनी मम्मी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उदय ने जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनी, उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी उदय की मम्मी ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, उदय, जब तुम्हारा घर यहाँ पर है और तुम्हारी कंपनी यहाँ पर है, तो फिर तुम वापस मुंबई क्यों जाओगे? और वैसे भी अब तो हमने नंदिनी को इस घर की बहू भी मान लिया है, तो फिर घर की बहू घर छोड़कर कहीं और रहने क्यों जाएगी? मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम लोग अब यहीं रहोगे। नंदिनी ने ये बात सुनी और वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तभी उदय ने अपनी मम्मी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? उदय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम जहाँ जॉब करते हैं, हमें वहाँ वापस जाना होगा, और हम पहले ही मुंबई में सेटल हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर रुकना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही उदय की मम्मी ने ये बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने जल्दी से नंदिनी के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, नंदिनी बेटा, प्लीज आप उदय को समझाइए ना, वो इस तरह से हमें छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जब यहाँ पर वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो फिर उन्हें दूसरे की कंपनी में छोटी-मोटी पोस्ट पर काम क्यों करना है? हाँ, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधारना भी तो चाहते हैं ना। प्लीज नंदिनी बेटा, आप एक बार उदय को समझाइए ना कि वो हमें छोड़कर ना जाएं। हम अब आप लोगों के बिना नहीं रहना चाहते। नंदिनी उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। तभी उदय ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, आप नंदिनी से क्यों ये सब कुछ बोल रही हैं? और हम अब यहाँ पर नहीं रुक सकते। हमें अब आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब हमारा टाइम खराब था, तो हमें उस कंपनी ने ही सहारा दिया था, और अब हम उस कंपनी को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात, नंदिनी, वो तो वही काम करती है ना, उसके पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर वो भला यहाँ पर रुककर क्या करेगी? नंदिनी उदय की ये बात सुनकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी उदय नंदिनी के बगल में आया और उसने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो हमारा सामान पैक करो, हम भी कल मम्मी के साथ यहाँ से निकलेंगे। उदय के पापा ने उदय को रोकते हुए कहा, एक मिनट उदय, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। आप ऐसे कैसे बात बीच में ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं? पहले हमारी पूरी बात सुनिए। उदय की मम्मी ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी बेटा, आप तो इतने बड़े खानदान की बहू बन गई है, तो हमें नहीं लगता आपको कोई भी जॉब करने की जरूरत है। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तभी उदय के पापा ने उदय की मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहासिनी जी, क्या बोल रही हैं आप? हम जानते हैं नंदिनी बेटा, आपकी जॉब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम आपकी जॉब यहीं उदयपुर में लगवा दें तो कैसा रहेगा? जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी। उदय के पापा ने कहा, हम आपको जॉब करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हम जानते हैं आजकल के जमाने में एक लड़की का इंडिपेंडेंस होना कितना जरूरी है। नंदिनी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। तभी नंदिनी की मम्मी ने उदय के पापा की तरफ देखते हुए कहा,
लेकिन भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी नंदिनी अपनी जॉब से बहुत प्यार करती है। वो हमेशा से ही मेकअप को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती थी, इसीलिए वो मेकअप आर्टिस्ट बनी है। मुझे नहीं लगता यहाँ उदयपुर में मेकअप आर्टिस्ट की कोई ज्यादा जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू मुंबई। जैसे ही नंदिनी की मम्मी ने ये बात कही, उदय ने तुरंत उनकी बात से सहमत होते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है मम्मी पापा। और वैसे भी अब अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो और कितने दिन रुक सकते थे? इतने दिन ही बहुत थे। लेकिन आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लोग वहाँ से वापस आप लोगों से मिलते आते रहेंगे। जैसे ही उदय ने ये बात कही तो उदय की मम्मी ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज नंदिनी बेटा, समझाइए आप उदय को, हम उनके बिना नहीं रहना चाहते। उदय ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मम्मी, है वैसे भी अभी तक तो आप डैड के साथ अकेले रह रही थी ना, तो फिर अब क्यों नहीं? नंदिनी उदय की तरफ देख रही थी और वो जानती थी कि उदय सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही ये सारी बातें बोल रहा है। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, उदय, मुझे लगता है आपके मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं और हमें तो सिर्फ मेकअप करने का शौक है, तो अगर वहाँ नहीं तो हम यहाँ पर कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही, उदय उसे हैरानी से देखते हुए बोला, नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप नंदिनी? हम अपनी वजह से आपको इस तरह से स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। हमारी वजह से आप भला क्यों इतने सैक्रिफाइस करेंगी? कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर रुकने की। चलिए चलकर हम बैग पैक करते हैं। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। वो उसे लेकर सीधे बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुकिए उदय, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा से एक हैप्पी फैमिली चाहती थी, तो फिर अब जब हमें इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है तो मैं उसे इस तरह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। आप प्लीज यहीं रुक जाइए और आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मुझे यहाँ उदयपुर में भी कोई भी कंपनी बहुत आसानी से जॉब दे देगी। नंदिनी जिस तरह से उदय को समझा रही थी, उदय के मम्मी पापा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी उदय के पापा नंदिनी के पास आकर बोले, नंदिनी बेटा, आई प्रॉमिस, हम आपको मुंबई से भी अच्छी कंपनी में यहाँ पर जॉब दिलवा देंगे। डेफिनेटली आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर होगा, ट्रस्ट मी। जैसे ही उदय के पापा ने ये बात कही, नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना उदय, जब मम्मी पापा हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो हम उनके लिए भी तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं ना। रुक जाते हैं यहाँ। जैसे ही उदय ने नंदिनी की ये बात सुनी, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। नंदिनी ने उदय के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन नंदिनी आप। उदय कुछ बोलने जा ही रहा था, तभी नंदिनी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप कर दिया। वो अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, मैं यहीं उदय के साथ ही रहूंगी। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल बेटा, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी शादी के बाद से लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। बस तुम दोनों एक साथ रहो और जहाँ भी रहो खुश रहो, मैं इतना ही चाहती हूँ। इतना बोलकर उन्होंने नंदिनी और उदय को अपने गले से लगा लिया और नंदिनी की मॉम उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी उदय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मॉम, क्या आप वहाँ पर मुंबई में अकेली रहेंगी? एक काम करिए ना, आप भी यहाँ हम लोगों के साथ ही शिफ्ट हो जाइए। वैसे भी हमें आपके हाथ के खाने की आदत हो गई है अब। जैसे ही उदय ने ये बात कही, नंदिनी की मॉम उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी। उदय की मम्मी ने उनके पास आते हुए कहा, बिल्कुल, आप भी यहीं रुकिए ना। नंदिनी की मम्मी ने उदय की मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी के घर में तो इतने दिन भी नहीं रुक जाता है। मैं तो फिर यहाँ पर काफी दिन रुक गई, अब और नहीं, अब बस कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप सबसे मिलने आती रहूंगी। उदय ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उदय सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता समर्थ के साथ इस वक्त कार में बैठी थी। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे। वो मासा के बारे में सोच रही थी, तो कभी चाचा चाची के बारे में, तो कभी समर्थ के घरवालों के बारे में। अर्पिता के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर समर्थ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अर्पिता, क्या सोच रही हैं आप? अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में समर्थ ने अपनी कार रोक दी।
अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? समर्थ अर्पिता के बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि हमारा आशियाना आ गया। जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 189। अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखकर धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में समर्थ ने अपनी कार रोक दी। अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? समर्थ अर्पिता के बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि हमारा आशियाना आ गया। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता को विंडो से बाहर देखने के लिए कहा। जैसे ही अर्पिता ने विंडो से बाहर की तरफ देखा, वहां पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट था। समर्थ ने अर्पिता के कान के पास जाकर कहा, आज से हम यहीं रहेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अपार्टमेंट दे रखे थे। चलो तुम तीनों अपार्टमेंट देख लो, उसके बाद तुमको जो पसंद आएगा हम उसी में रहेंगे। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, आप अभी तक जिस अपार्टमेंट में रहते थे हम उसी अपार्टमेंट में रहेंगे। जैसे ही समर्थ ने अर्पिता की ये बात सुनी, वो तुरंत कार से बाहर निकला और उसने मुस्कुराते हुए अर्पिता की तरफ का दरवाजा खोला। उसने अर्पिता के हाथ की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्पिता उसका हाथ पकड़कर बाहर निकली। समर्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वहीं रहना है तो चलो। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता के साथ सीधे अपने उस अपार्टमेंट में आया। जैसे ही उसने वो अपार्टमेंट खोला तो अर्पिता उस अपार्टमेंट को चारों तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये अपार्टमेंट तो सच में बहुत अच्छा है। समर्थ ने अर्पिता की बात सुनी और उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तो ये सिर्फ अच्छा था, बट अब तुम आ गई हो ना, तो अब ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अंदर आओ। अर्पिता समर्थ का हाथ पकड़े हुए थी और वो धीरे से उस अपार्टमेंट के अंदर आई। जैसे ही वो लोग अपार्टमेंट के अंदर आए, अर्पिता समर्थ की तरफ देखकर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, समर्थ, हमने सही तो किया है ना? हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे ये डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है। समर्थ ने जैसे ही अर्पिता की बात सुनी, उसने अर्पिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम अर्पिता? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमने कोई भी गलत डिसीजन लिया है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अर्पिता वहीं चुपचाप खड़ी थी और उसने अपने ऊपर डाउट करते हुए कहा, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। आपके मम्मी पापा आपसे नाराज हो गए हैं और मासा हमसे नाराज हैं, शायद हमारी वजह से ही। अर्पिता बोल ही रही थी कि समर्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है अर्पिता, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा मत सोचो, और वैसे भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर किया है। भले ही अभी मासा और मॉम डैड मुझसे नाराज हैं, लेकिन तुम देखना, जब वो हमें एक साथ खुश देखेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और तब उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमने ये कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। और वैसे भी अभिमन्यु और इप्शिता भाभी तो हमारे साथ है ना? अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी, उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उनके बिल्डिंग का चौकीदार उनके सामान को लेकर उनके कमरे तक आया। उसने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, साहब जी, आपकी कार की चाबी और ये सारा सामान। समर्थ ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू दीना भैया। वो चौकीदार वहीं पर खड़ा था और उसने अर्पिता की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। तभी समर्थ ने अर्पिता को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, दीना भैया, ये अर्पिता है, मेरी धर्मपत्नी। अर्पिता ने उनकी तरफ देखा। समर्थ ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, ये हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन हैं, मैं इन्हें अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। अर्पिता समर्थ के बगल में आकर खड़ी हुई और उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते किया। तभी उस चौकीदार ने अर्पिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम भाभी। इतना बोलकर वो समर्थ की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अर्पिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चौकीदार वहां से चला गया। तभी समर्थ ने अर्पिता को वहीं सोफे पर बिठाते हुए कहा, अर्पिता, अब आराम से तुम यहाँ बैठो और अपने दिमाग में ऐसे कोई भी ख्याल मत लाना। अर्पिता ने समर्थ की ये बात सुनकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। समर्थ ने अर्पिता के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अर्पिता, तुम मुझे ये बताओ, तुम डिनर में क्या लोगी? अर्पिता ने समर्थ की बात सुनकर धीरे से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही तो समर्थ उसके पास बैठा और उसने अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा,
कुछ भी क्या होता है, आप बताइए तो हम फटाफट अभी आपके लिए वो चीज ऑर्डर कर देंगे। अर्पिता ने समर्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, सच बताएं तो अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। हमें बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि हमारा सिर दुख रहा है। समर्थ ने जैसे ही अर्पिता की ये बात सुनी, उसने अर्पिता के हाथ को कसकर पड़ते हुए कहा, तुम इतनी सारी चीजों के बारे में सोचोगी तो सिर तो दुखेगा ही ना। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाता हूँ। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता को सीधे अपने बेडरूम में लेकर गया। समर्थ का बेडरूम बिल्कुल साफ सुथरा था। वहीं कबर्ड में कुछ कपड़े रखे हुए थे। समर्थ ने अपनी एक नॉर्मल शर्ट और लोअर निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, यहाँ पर तुम बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन सकती हो। यहाँ पर तुम्हें इतनी हैवी लहंगे और साड़ी और ज्वेलरी को पहनने की जरूरत नहीं है। अर्पिता ने जैसे ही अपने हाथ में पड़े हुए उसके शर्ट को देखा तो उसने हैरानी से समर्थ की तरह देखते हुए कहा, लेकिन हम ये शर्ट और लोअर कैसे पहन सकते हैं? हमें तो ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। समर्थ अर्पिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो। वैसे भी तुमको राजकुमारी जैसी जबरदस्ती की चीज नहीं करनी पड़ेगी। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कोई भी नहीं है। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के कान पर किस किया और उसे वॉशरूम के दरवाजे के पास ले जाते हुए कहा, ये वॉशरूम है, चेंज कर लो। इतना बोलकर उसने वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया और अर्पिता वॉशरूम के अंदर चली गई। समर्थ वहीं बेड पर आराम से बैठकर अपने और अर्पिता के लिए खाना ऑर्डर करने लगा। उसने जब तक खाना ऑर्डर किया तब तक अर्पिता फ्रेश होकर मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने इस टाइम पर अपनी एक बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उसने कपड़े चेंज करने के लिए लोअर और शर्ट की तरफ देखा। उसने अपने सारे जेवर उतार के रखे और उन लोअर शर्ट को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। अर्पिता उस लोअर शर्ट में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा था। वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही थी, लेकिन उसे इस तरह समर्थ के सामने आने में शर्म आ रही थी। वो काफी देर तक वहीं अंदर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती रही। उसने धीमी आवाज में कहा, हम ऐसे इन कपड़ों में समर्थ के सामने कैसे जा सकते हैं? हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। अर्पिता ये बात सोच ही रही थी कि उसने वही वॉशरूम के अंदर ही खड़े खड़े आधा घंटा बिता दिया। तब तक समर्थ ने जो खाना ऑर्डर किया था वो भी आ गया। समर्थ ने वो खाना सीधे डाइनिंग टेबल पर लगाया। वो बेडरूम में वापस आया और उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, अर्पिता क्या हुआ, सब ठीक है ना? अर्पिता ने समर्थ की आवाज सुनी और उसने धीमी आवाज में कहा, हम ठीक हैं। समर्थ ने कहा, और कितना टाइम लगेगा तुमको? खाना ठंडा हो रहा है। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, बस 2 मिनट, आ रहे हैं। इतना बोलकर अर्पिता ने अपने बालों को सुखाया और अपना सारा मेकअप रिमूव कर दिया। वो बिना मेकअप के भी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे वॉशरूम से बाहर निकल आई। समर्थ कमरे में नहीं था। अर्पिता कमरे से बाहर निकली और उसने देखा समर्थ डाइनिंग टेबल के पास अपनी और उसकी प्लेट लगा रहा था। अर्पिता धीरे से आगे आई और जैसे ही समर्थ की नज़र अर्पिता पर पड़ी, वो अर्पिता को अपने कपड़ों में देखकर बिल्कुल दंग रह गया और रुककर एक टक अर्पिता को सर से लेकर पांव तक देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्पिता ने समर्थ को इस तरह हैरान होते देखकर धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या बात है समर्थ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम जानते हैं हम पर ये इस तरह के कपड़े सूट नहीं करते। और अर्पिता बोल ही रही थी कि समर्थ उसके करीब आया और उसने अर्पिता के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप इन कपड़ों में इतनी ज्यादा अच्छी लग सकती हैं। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके गालों पर किस किया। अर्पिता उसे इस तरह किस करते देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। समर्थ ने अपने दोनों हाथ अर्पिता की कमर में डाले और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लिया। समर्थ अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर ही देखे जा रहा था। अर्पिता समर्थ की आंखों में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसे समर्थ की आंखों में अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था और वो समर्थ के हाथों को अपने कमर पर फील करके काफी ज्यादा घबरा गई थी। तभी समर्थ ने अर्पिता के होठों के करीब जाकर उसके होठों को किस करने की कोशिश की। जैसे ही वो उसके होठों के बिल्कुल नजदीक गया, उसने समर्थ के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, समर्थ, वो हमें भूख लगी है।
अर्पिता ने इतना बोलकर समर्थ को रोक दिया। समर्थ उसकी बात सुनते ही तुरंत एक कदम पीछे हटा और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे हाँ, हमने वैसे भी खाना लगा लिया है, बैठिए। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता को वहीं डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अर्पिता चुपचाप खाना खाने लगी। अर्पिता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी। समर्थ ने अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए अर्पिता, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। इतना बोलकर समर्थ बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराई और वो भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी। वहीं राजमहल में काफी कुछ बदला हुआ था। अभिमन्यु काफी टेंशन में लग रहा था और वहीं मासा चुपचाप अपने कमरे में थीं। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। इक्षिता ने अभिमन्यु के बगल में आकर बैठते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको अब मासा से बात करनी चाहिए। उन्होंने अर्पिता के जाने के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। आई थिंक आपको मासा से जाकर एक बार बात करनी चाहिए। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं इप्सिता। चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए, हम दोनों साथ में मासा से बात करने चलेंगे। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन अभिमन्यु, हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारा मासा के सामने जाना ठीक नहीं होगा। आप अकेले में अगर उनसे बात करेंगे तो ज्यादा सही होगा। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, आप हमारी धर्मपत्नी हैं और आप हमारे साथ जरूर चलेंगी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वो लोग सीधे मासा से मिलने उनके रूम में गए। तभी अभिमन्यु ने घर के एक नौकर से मासा के रूम में खाना लाने के लिए कहा। जैसे ही अभिमन्यु और इप्सिता मासा के रूम के बाहर पहुंचे, वैसे ही वो नौकर भी खाना लेकर वहां पर पहुंच गया। अभिमन्यु ने दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा मासा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, मासा अभिमन्यु के साथ इप्सिता को देखकर बोली, क्या बात है, आप लोग यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु मासा के पास आकर बोला, हम आपसे बात करने आए हैं मासा। अभिमन्यु ने जैसे ही बात कही, मासा की नज़र सीधे इप्सिता पर गई और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अभिमन्यु ने मासा के पास आकर कहा, मासा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उन्होंने अभिमन्यु की आंखों ने आंखें डालकर देखते हुए कहा, हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने खाना खा लिया था, अब हमें बस आराम करना है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जैसे ही मासा ने ये बात कही, अभिमन्यु उनके पास आते हुए बोला, मासा, हम जानते हैं आप अर्पिता के जाने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हैं और हमने जो फैसला लिया शायद वो भी आपको पसंद नहीं आया। मासा अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु, हमने आपसे कुछ कहा, आपने सुना नहीं? हमें इस टाइम किसी से किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी, फिर वो चाहे अर्पिता के बारे में बात हो या इप्सिता के बारे में। प्लीज हमारे रूम से चले जाइए और हमें रेस्ट करने दीजिए। इतना बोलकर मासा तुरंत अपने बेड पर आकर बैठीं और उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ से अपनी नजरें फेर लीं। अभिमन्यु के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और सीधे मासा के कमरे से बाहर आ गया। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, हमने कहा था आपसे इप्सिता, मासा इस टाइम हमसे बात नहीं करने वाली हैं, बट आप हैं कि हमारी बात मान ही नहीं रही थीं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी। अभिमन्यु ने इप्सिता के मुंह से सॉरी सुना तो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? वैसे भी हम जानते हैं आपके इंटेंशन सच्चे थे। खैर, कोई बात नहीं, जाइए आप चेंज करिए, हम खाना यहीं रूम में मंगवा लेते हैं। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चेंज करने के लिए चली गई। अभिमन्यु ने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद इप्सिता, जो काफी ज्यादा थकी हुई थी, वो बेड पर लेटते ही सो गई। लेकिन अभिमन्यु को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और फोन पर भी किसी से बात कर रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने फोन साइड में रखा और इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ समर्थ और अर्पिता अपार्टमेंट में थे। जैसे ही उन लोगों ने डिनर फिनिश किया, अर्पिता समर्थ की तरफ देखने लगी। उसने समर्थ की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहा, पर वो बोल नहीं पाई। समर्थ ने जैसे उसकी बात नोटिस की, उसने अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता, क्या बात है, आप हमसे कुछ कहना है क्या?
अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी समर्थ अर्पिता के बिल्कुल करीब आया और उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप हमसे कुछ भी कहने में इतना क्यों हिचकिचाती हैं अर्पिता? हम आपसे प्यार करते हैं और अब तो हमने आपको अपनी धर्म पत्नी भी बना लिया है, तो अभी भी अगर आप इस तरह से हमसे बातें करने में हिचकिचाएंगी तो कैसे चलेगा? अर्पिता ने समर्थ की ये बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, नहीं समर्थ, हम हिचकिचा नहीं रहे। हम सोच रहे थे कि आज काफी कुछ हुआ है तो हमारा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो क्या हम अभी सो सकते हैं? समर्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हम जानते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा था। बिल्कुल आप सो सकती हैं। चलिए रूम में चलते हैं। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे बेडरूम में आया। उसने अर्पिता को बेड पर लिटाया और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, आपके सर में ज्यादा दर्द हो रहा है? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी समर्थ उठा और उसने ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसमें से सिर दर्द का बाम निकाला और उसे लेकर वापस अर्पिता के पास आया और बड़े प्यार से उसके सिर पर लगाने लगा। तभी अर्पिता अपने मन में बोली, जब हम जयराज के साथ थे और हमने उनसे कहा था कि हमारा सिर दुख रहा है, तो उन्होंने हमें कितनी बातें सुनाई थी और ऊपर से ये भी बोला था कि सिर दर्द वाली नौटंकी हम उनके सामने ना दिखाएं। और एक समर्थ है जो हमारे सिर दर्द को कम करने के लिए खुद अपने हाथों से बाम लगा रहे हैं। अर्पिता इतना बोलते हुए समर्थ के चेहरे की तरफ ही देखी जा रही थी। तभी समर्थ ने अर्पिता के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए अर्पिता, वरना बाम की वजह से आपको आंसू आ जाएंगे।